दोस्तों, इस मंच पर हम अलग अलग विषयों पर बातचीत देख ही रहे हैं और हमने यूथ की बात अभी करी और उससे एक बात साफ होती जा रही है कि भारत बहुत जल्दी बदल रहा है। आज के युवा बदल रहे हैं। वो सिर्फ वादे नहीं चाहते, वो एक नई सोच चाहते हैं, एक नई ऊर्जा चाहते हैं और भारत के लिए एक नई परिकल्पना चाहते हैं। भारत के युवा राजनीति को केवल सत्ता का खेल अब नहीं समझते। वो चाहते हैं कि उनके लीडर्स में विजन हो और वो जमीनी हकीकत को दिल से समझें। ऐसे ही एक नेता हैं श्री सचिन पायलट, जिनमें जोश और अनुभव का एक अनोखा संगम हमें दिखता है। पूर्व उप मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में उन्होंने ये साबित किया है कि एक युवा नेता जिम्मेदारी संभाल भी सकता है और लोगों के दिलों में जगह भी बना सकता है। सो पुट योर हैंड्स टुगेदर लेडीज एंड जेंटलमैन एंड वार्मली वेलकम टू आइडियाज ऑफ इंडिया श्री सचिन पायलट। A very warm welcome, sir, and I invite ABP's Sandeep Chaudhary ji to conduct this session. नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आइडियाज ऑफ इंडिया, ये हमारा जो कॉन्क्लेव है, इसमें बहुत सारे अलग अलग किस्म की शख्सियत अभी यहाँ आ रही है और थोड़ा सा बदलाव हुआ है। वी हैव अ पॉलिटिशियन ऑल्सो, अमित शाह। सचिन पायलट हैं तो सीधी बात करते हैं। मैं सीधा सवाल कार्यक्रम भी करता हूं बिना लार लपेट। आइडियाज ऑफ इंडिया की जब बात होती है, आपका आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? देखिए, इंडिया जो है एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है और पीढ़ियों से, सदियों से, दशकों से इसको लोग मानते आए हैं। लेकिन आज के संदर्भ में जो भारत, इंडिया देश हमारा है, वो कैसा होना चाहिए, सिर्फ आपके लिए, मेरे लिए नहीं, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो आज हम उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां दुनिया भारत को रिकॉग्नाइज भी करती है और इस देश में जो हमारी खूबियां हैं, हमारी विभिन्नताएं हैं, हमारी जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, उसको लोग पहचान रहे हैं। तो हमारे आने वाले समय में इस देश कैसा होना चाहिए, वो एक ऐसा मुल्क हो, ऐसा देश हो जहां पर दुनिया को लगे कि इतना बड़ा 140 करोड़ लोगों का जो देश है, वो दुनिया को क्या दे रहा है। और आपसी प्रेम, भाईचारा, लगाव, मेहनत का श्लोक, उन्नति करने वाला देश और सब लोगों को साथ लेकर चलने वाला। देखिए, ये हमारे इतिहास की एक बहुत बड़ी खूबी है कि नाना प्रकार के यहाँ शासक भी हुए, अंग्रेज भी आए, लेकिन भारत की एकता, प्रभुत्वता और जो खूबी है कि वो हम चाहे केरल के हों, चाहे कश्मीर के हों, लेकिन अपने आप को भारतीय मानते हैं, प्राउड इंडियंस मानते हैं। वो जो फीलिंग है, मैं समझता हूँ वो भारत को रेखांकित करती है। भारत की सबसे बड़ी परिभाषा वही है। लेकिन बीजेपी ने तो वो नारा गढ़ ही दिया और उसको बड़ा करती जा रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। वो विविधता, अनेकता में एकता की बात भी आ गई। विश्व गुरु हम बनने चले हैं, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरी हो जाएंगी। एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि सारे बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी के आगे वो झुकते हैं। एक मस्कुलर नेशनलिज्म चर्चा कर रहे हैं आप, वो बात, वो आइडिया तो बीजेपी ने ले लिया। जिस दल की आप चर्चा कर रहे हैं, उसका जन्म 1984 में हुआ था, मेरे पैदा होने के 8 साल बाद। तो एक पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी दल हो, नहीं, 80 में हो गया था। 80 में सही, हाँ। लेकिन मेरे बाद हुआ था ना। दल हो, नेता हो, सरकार हो, ये तो बहुत आप छोटे टाइम फ्रेम में भारत को आंक रहे हैं। कोई दल, कोई नेता, कोई नारा, एक व्यक्ति इस देश को परिभाषित नहीं कर सकता। लेकिन ठीक है, सरकारें आती हैं, सत्ता बदलती रहती है, लेकिन आपने कहा आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? इट इज मच ग्रेटर, मच बिगर देन वन स्टेट्समैन, वन स्टेटमेंट, वन नारा, वन लीडर, वन पार्टी। मैंने बीजेपी मैंने शुरू में कहा, आपने बीजेपी का जानबूझ के नाम लिया क्योंकि आप मेरे से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये देश जो है, इट इज मच लार्जर देन वन आइडियोलॉजी, वन पार्टी और 2 पार्टीज। नहीं, इस देश में ऐसा भी नारा गढ़ा गया था ना सचिन, कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। आज की तारीख में वो मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी, उस तरफ वो इतना बड़ा एक नैरेटिव जो गढ़ा जा रहा है, उसकी काट आपके पास क्या है? काट की जरूरत ही नहीं है। देखिए, लोकतंत्र में, हमारे देश में इतना बड़ा प्रजातंत्र है, लोग सरकारों को चुनते हैं और ये बात सही है कि आज हमारा दल, हम लोग विपक्ष में हैं और जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ये बोलना कि
पूरा देश की परिभाषा, जो फिर मैं दोबारा बोलता हूं, आइडिया ऑफ इंडिया, उसको आप कैप्चर करना चाहते हैं एक समय के एक नेतृत्व के साथ, वो मैं समझता हूं बहुत ही सीमित दायरे में आप देख रहे हैं। राहुल गांधी तो कहते हैं मोहब्बत की दुकान, बस मोहब्बत की दुकान ही आइडिया ऑफ इंडिया है, या काम तमाम कर देगा ये कांग्रेस का? तो आइडिया सिर्फ चुनाव लड़ने जीतने हारने का ही है क्या? इस देश में सिर्फ पर राजनीति की हकीकत तो ये है, वो कब ठीक तक है। चुनाव हारते नहीं, ऐसा नहीं है। चुनाव लड़ना, चुनाव मुद्दों पर वापस लेकर आना, जनता की बात को रखना, पक्ष विपक्ष बराबर की जिम्मेदारी होती है, संसद के अंदर संसद के बाहर। लेकिन आप कह रहे हैं कि आइडिया ऑफ इंडिया से आपने शुरू किया था और आप इसको ले जा रहे हैं एक चुनाव की हार जीत पर। एक कहां, 2 सही 10 14 हारे, 19 हारे, 24 हारे। उस हार को बड़ी विनम्रता से हमने स्वीकार किया, लेकिन मत भूलिएगा जो लोग नारा देते थे 300 पार, 400 पार, 500 पार, वो 240 पे अटक गए, थोड़ा सा अंतर रह गया। इंडिया ब्लॉक के जो सांसद की संख्या बल है लोकसभा में, वो बहुत ज्यादा कम नहीं है। उम्मीद के सारे ही दुनिया कायम रहेगी, बस उम्मीद इसी में कहां, आंकड़े बता रहा हूं आपको, संतोष करते रहेंगे कि अच्छा इस बार 240 पे ले आए। संदीप जी, कोई भी दल, कोई भी नेता चुनाव लड़ता है जीतने के लिए। हारना जीता जनता के हाथ में है, लेकिन जीतने के बाद हम विनम्र रहें और हारने के बाद मजबूती से काम करें, ये लोकतंत्र की सीख है। भाई 240 पर आप लेकर आए सचिन, इसमें कोई दो राय नहीं। 370 पार बीजेपी करेगी, 400 पार एनडीए करेगा, ये सब दावे किए गए। 240 पर रह गए, लेकिन पूरा इंडिया गठबंधन, पूरा विपक्षी गठबंधन 234 लेकर आया। आप भी 100 का आंकड़ा, ट्रिपल डिजिट्स में नहीं आ पाए। असल हकीकत तो ये भी है, आप 240 की बात को ही कहते रहते हैं, आप सब मिलकर भी एक अकेला सब पर भारी, वो होता दिखा। आप आंकड़े उल्टा देख रहे हैं। अच्छा। मैं देखता हूं भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े जहां थे वहां से 25-30% कम हो गए, हमारे आंकड़े दुगने हो गए। तो मैंने कहा ना, हार जीत को हम स्वीकार कर रहे हैं, और कोई बहुत ही नासमझ होगा जो हार की वास्तविकता को ना समझे। लेकिन हारने का ये मतलब नहीं संदीप जी कि आप किसी सत्ताधारी दल को ब्लैंक चेक दे दें मनमानी करने का। और हमने जो मुद्दा चुनाव में लड़ा था, ये कहकर लड़ा था कि इस देश में जो संस्थाएं हैं, मैं आपको उदाहरण देता हूं, सिर्फ वोट डालने का अधिकार लोकतंत्र नहीं है। वोट तो रूस में डलते हैं, वोट तो ईरान में डलते हैं, वोट डालने के साथ साथ लोकतांत्रिक संस्थाएं जो हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनकी जड़ें मजबूत हों, उनकी निष्पक्षता, उनकी पारदर्शिता स्थापित हो, विदाउट डाउट हो। और पूरे हमारे दक्षिण एशिया में जितने मुल्क हैं, सिर्फ भारत वो देश है जहां लोकतंत्र की मिसाल लोग देते हैं। ऐसा क्यों है? लोकतंत्र पाकिस्तान, लोकतंत्र कायम है ना। आपने रूस या ईरान तो नहीं बन रहे मैंने हैं आपको ये कहा, मैंने कहा लोकतंत्र क्यों कायम है, सिर्फ वोट डालने से नहीं है। संस्थाओं को सुरक्षित रखना, उनकी नींवों को मजबूत करना। लेकिन अगर उनकी इंडिपेंडेंस को, उनकी वर्किंग को अगर कहीं उस पर आशंका आती है या कहीं उस पर आंच आती है या उनकी नींवों को हम नीतिगत तरीके से कमजोर करने की कोशिश करते हैं, उसको मैं चेतावनी मानता हूं। और इस मुद्दे को हम जनता के बीच में रखा और लोगों ने इसको समझा। तभी लोगों ने जो मैंडेट भी किसी दल को दिया, तो ऐसा नहीं दिया कि मनमानी लोग कर सके। पर आप संस्थाओं पर लगातार जब सवाल उठाते हैं, अभी चंद्रचूड़ साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनके बारे में सवाल पूछे गए। चुनाव आयोग पर तो लगातार आप सवाल पूछ रहे हैं। नियुक्ति पर डिसेंट नोट अपना बताते घूमते हैं। हमारे देश में अच्छा, क्योंकि आप सवाल आपको टोक रहा हूं। अच्छा, निर्वाचन आयोग का जो मुखिया है, उसके चयन के लिए 3 लोग थे, नेता प्रतिपक्ष, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये 3 थे। ऐसी क्या आफत आ गई थी, ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसकी चयन प्रक्रिया में चीफ जस्टिस को हटा के एक मंत्री को डाल दीजिए? क्योंकि 3 के मामले में 2-1 का बहुमत होता है। मेरा सवाल यह है कि जब कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद जो वोटर लिस्ट के आंकड़े हैं वो कृपया करके सब दलों को दे दीजिए, तब कानून में परिवर्तन कर ये रोका गया। सवाल उठते हैं ना। आप मुझे बताइए कि चीफ जस्टिस को हटा के मंत्री को वहां क्यों बनाया, जो चयन प्रक्रिया में 3 में से हटा के? इसका पलट कर मैं आपसे पूछूं, MS गिल चीफ जस्टिस थे, उसके बाद राज्यसभा में भेज देती है कांग्रेस। नवीन चावला बन जाते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, और 1975 से 77 के बीच इमरजेंसी में उनकी भूमिका क्या थी वो सब लोग जानते हैं, या नहीं जानते तो वो थोड़ा सा गूगल सर्च करेंगे। आप व्यक्ति की बात कर रहे हैं, नहीं, मुख्य चुनाव आयुक्त बनाते हैं। ऐसी गलत बात है, आप व्यक्तियों पर आ रहे हैं। मैं तो प्रक्रिया की बात कर रहा हूं ना। नहीं तो प्रक्रिया में प्रक्रिया को वही बदला तो क्यों? व्यक्तिवाद हावी हो गया, परिवारवाद हावी हो गया। अरे मुझे बताइए ना, आपने चीफ जस्टिस की भूमिका को क्यों हटाया? क्या कारण था? आप व्यक्ति की बात मत करिए, क्योंकि व्यक्ति मैं भी फिर बहुत नाम लेना चाहता हूं, लेकिन मैं एक जिम्मेदार पद पर मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि ये संवैधानिक पद होते हैं
और जो व्यक्ति कभी गवर्नर बनता है, चीफ जस्टिस बनता है या इलेक्शन कमिश्नर बनता है, वो एक संवैधानिक पद है, उनका हमें सम्मान करना चाहिए। मैं तो सीधे सरल सवाल पूछा था, आप 75 पे पहुंच गए कि वो प्रक्रिया में 3 में से चीफ जस्टिस को हटा के मंत्री को क्यों डाला? कोई जवाब किसी के पास। हर बात पर आप सवाल करते हैं कि भाई संसद काम नहीं कर रही है, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट, उसकी बात को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। मैं वक्फ संशोधन विधेयक की बात कर रहा हूं। अदालतों में दिक्कत, चुनाव आयोग में दिक्कत, पूरे देश में दिक्कत, हर संस्था में दिक्कत। तो एक काम करें संदीप जी, एक काम करते हैं, आपका जो सुझाव आ रहा है, आप ये चाहते हैं कि हम सब लोग कंबल ओढ़ के सो जाते हैं, हम लोग अपनी बात रखें ही ना, आप मनमानी करते रहो, आप हटाओ, आप नोटबंदी करो, आप सरकारें तोड़ो, आप एक दिन में 150 सांसदों को निलंबित कर दो, आप चर्चा मत करो, आप आरटीआई के जवाब मत दो, आप निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया को बदल दीजिए, आप मना जो करिए, आप जवाब मत दीजिए। और आपका ये कहना है कि हम सवाल भी पूछें, मतलब सवाल पूछने का अधिकार भी आप उसको क्वेश्चन कर रहे हो। मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूं। आपको बोलना चाहिए कि ठीक सचिन जी, आप विपक्ष में और मजबूती सवाल पूछिए और कड़े सवाल पूछिए। बिल्कुल पूछना चाहिए। एक्सपोज, अपोज और डिपोज करना काम होता है। मेरा निवेदन आपसे है, थोड़ा बात आप भी पूछिए। हम तो पूछते आप भी पूछो दबा के, और हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये कहना संदीप जी, ये कहना कि विपक्ष हर चीज में टोकाटाकी करते हो, आप बात मानते नहीं हो। हमारा काम विरोध करना है, लेकिन एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, सकारात्मक विरोध करना चाहिए, मुद्दों पर विरोध करना चाहिए। झगड़ा व्यक्तिगत किसी से नहीं है। कोई व्यक्ति हो, मैं राजनीति में 25 साल से हूं, मेरा व्यक्तिगत द्वेष किसी से नहीं है, लेकिन पॉलिसी, प्रोग्राम, इंप्लीमेंटेशन, गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये तो मैं पूछ सकता हूं। और ना पूछूंगा तो फिर क्या फायदा राजनीति करने का? नहीं, तो पूछना तो चाहिए। एक्सपोज, अपोज और डिपोज करना विपक्ष की भूमिका होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है। पर ये आइडिया ऑफ इंडिया में अब इंडिया गठबंधन पर भी आ जाते हैं। आप कह रहे हैं हम करते हैं जी, ये इंडिया का विचार क्या है? ये आपस में जूतम पैजार ज्यादा होती है। आप एक सुर में तो संसद में खुद इंडिया गठबंधन नहीं बोल पाता, इस बात को मानेंगे आप? अच्छा, इंडिया गठबंधन का जो निर्माण हुआ वो क्यों हुआ? किसी को नींद में एकदम सपना नहीं आया कि हम सब इकट्ठे हो जाते हैं। देश में जो हालात बन गए थे 2019 से पहले, 2023 से पहले, सब लोगों को लगा कि एक संयुक्त विपक्ष होना चाहिए। और सुनिए, बड़ा मुश्किल है, अलग अलग राज्यों के अलग अलग जो सरतप हैं वो सब बैठे नेशनल पार्टी के साथ, और एक एजेंडा लेकर हम लोग इकट्ठा हुए, उसको लेकर जनता के बीच में लेकर गए। और माफ कीजिए, लोगों ने उस गठबंधन को काफी वोट डाला है। ऐसा नहीं है हम कमजोर पड़ गए थे। अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने राज्यों में अपनी पॉलिटिकल स्पेस देना बड़ा मुश्किल होता है। उसमें हमारी कभी कभी अनबन भी होती है, मैं एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन जिस मुद्दे को लेकर इंडिया गठबंधन बना था वो आज भी मौजूद है, और इंडिया गठबंधन की ताकत पहले जितनी थी उतनी आज भी मौजूद है। लेकिन अगर ये कहीं किसी स्टेट में कोई बाई इलेक्शन है, किसी राज्य का चुनाव है, और वहां पे हमारा गठबंधन नहीं हो पाता है, उसको ये बोलना कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इंडिया गठबंधन खत्म हो रहा है, तो गलत होगा। उस पर तो मैं आता हूं, पहले संसद की ही बात कर लें। संसद में अब राहुल गांधी की सुई अटक जाती है अडानी मसले पर, और ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, शरद पवार वो पीछे हट जाते हैं। ये क्या कहता है इंडिया के बारे में, इस इंडिया विचार के बारे में? आप तो ये बताइए, अगर इस देश में सरकार के पैसे से सरकारी संपत्ति को कोई एक तरफा उस पर कब्जा हो रहा है और उस पर कोई जवाब नहीं आ रहा है और एक फेयर कंपटीशन नहीं होता, तो मैं फिर कह रहा हूं, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है। जो प्रोसेस अडॉप्ट किया गया है, हमारे जो पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, खनन है, उसको जो पब्लिक एसेट्स हैं उसके अगर हम सेल में उनको डिस्पोज करने में अगर हम एक ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया नहीं अडॉप्ट करते हैं, तो सवाल पूछने का अधिकार तो है, सरकार को जवाब देना चाहिए। व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। मैं फिर कहना चाहता हूं, कोई व्यक्ति हो, राजनेता हो, बिजनेसमैन हो, पत्रकार हो, व्यक्तिगत नहीं है। एक इंस्टीट्यूशन जो है उसको अगर चैलेंज किया जाता है, अगर फेयर कंपटीशन नहीं हो रहा और लाखों करोड़ रुपए किसी 1, 2, 5 लोगों के आप कर्जा माफ करते हैं, तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। क्यों? नहीं, जवाब बिल्कुल देना चाहिए, पर जवाब लेने के लिए कोई न्यूनतम साझा कार्यक्रम बना है आज तक? इंडिया गठबंधन का 2022 से प्रक्रिया शुरू हो गई थी, सितंबर में जब नीतीश आए और लामबंदी की सारे विपक्षी गठबंधन की, वो आज है नहीं। कोई संयोजक नहीं, कोई चेहरा नहीं, कोई सचिवालय नहीं, कोई न्यूनतम साझा कार्यक्रम नहीं। आप विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं जी? एनडीए का क्या कार्यक्रम, साझा कार्यक्रम? एक तरफा तू थी बोलती बीजेपी की, बाकी सब दलों को पकड़ रखा है, तो साझा कार्यक्रम सरकार का नहीं। अब हमसे पूछ रहे हो, हमारा कार्यक्रम है, पर आपका तो होना हमारा चाहिए हमारा हमारा आप बीजेपी की राह पर चल रहे हैं क्या? हमारा कार्यक्रम बड़ा पॉइंटेड है संदीप जी,
कि वर्तमान सरकार को एक्सपोज करना, कमी जनता तक लेकर जाना और सरकार में परिवर्तन लाना, ये हमारा एजेंडा है। और हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, अब वी आर विद इन आवर राइट्स टू लोगों तक जाकर ये बात पहुंचाएं कि आज किसान के क्या हाल है, नौजवान के क्या हाल है, ऐतिहासिक बेरोजगारी हो रही है, खाई बढ़ेगी अमीर गरीब की, और ये सब ऐसा पेंट किया हुआ सब बहुत बढ़िया चल रहा है सब कुछ खुशहाल है और विकसित भारत हो गया। तो हम सवाल पूछकर जनता को बताना कि वास्तविकता ये है, ये हमारा एजेंडा है, ये हमारा कार्यक्रम है, इसको हम कर रहे हैं। इस एजेंडा में आपको आंशिक सफलता भी मिलती दिखाई दी। मैं आई विल गिव द डेविल द क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू। आप लोकसभा में अच्छा आपने प्रदर्शन किया, लेकिन फिर एक वो कांग्रेस की पुरानी बीमारी, वो कहावत है ना कि कुल्हाड़ी पर पैर मारना, और एक होता है पैर पर कुल्हाड़ी मारना, एक होता है कुल्हाड़ी पर जाकर कई बार पैर मारना। वो एक पुरानी बीमारी हो गई है क्या कांग्रेस की? आप अच्छा चल रहे थे, विजयी रथ रोका भी बीजेपी का, फिर उसके बाद हरियाणा और महाराष्ट्र हार जीत के मुंह से कैसे खींच के लाते हैं? कांग्रेस से सीखना चाहिए क्या? देखिए, मैं ये बात एक्सेप्ट करता हूं कि हरियाणा में जो हम लोग नहीं जीत पाए वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था, और शायद जहां हम बैठे हैं एबीपी, आपने भी एग्जिट पोल किया था, उसमें हमको स्पष्ट बहुमत दिया था, स्पष्ट बहुमत दिया था, सब लोगों ने दिया था। अब ऐसा क्या हुआ एंड में, बहुत मार्जिनल, मेरे ख्याल 20-25 हजार टोटल वोटों का अंतर रहा पूरे हरियाणा में। कई सवाल उठे उसके बारे में, लेकिन बात मैं एक्सेप्ट करता हूं कि उसको, वो चुनाव हम लोग बहुत बारीकी से हारे। महाराष्ट्र का चुनाव बड़ा अजीब था। यहाँ 48 लोकसभा सीटें हैं, 48 में से इंडिया गठबंधन जीता 32 सीटें, हमारे 18 सांसद हैं और विधायक 16 आए हैं 4 महीने में। तो ये कभी कभी बात गले उतरती नहीं है। हालांकि मैं कभी संकोच नहीं करता हूं हार मानने में, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे काफी समय रहा महाराष्ट्र में चुनाव के समय, और मुझे लगा ये बड़ा अप्रत्याशित हुआ जो हुआ। ये दोनों स्टेट्स, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ चुनाव नहीं जीत पाए, और जो मोमेंटम हम लोगों ने बनाया था जून 2024 में, उसको आगे ले जाने की और मेहनत करने की जरूरत है। उसमें इंडिया में जो जूतम पैजार है, बड़ी वजह क्या ये है? दरिया दिल्ली, एक बड़ा पेड़ को जो झुकना होता है, कांग्रेस उसके लिए तैयार नहीं होती। 4-5 सीटें अरविंद केजरीवाल हरियाणा में मांग रहे थे, आपने नहीं दी। फिर दिल्ली में भी हार के पीछे अब एक वजह ये भी आ रही है कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी हरवा दी। आपके, मुझे पता नहीं आपके सोर्स क्या है, आप इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने क्या हमसे मांगा, क्या दिया, आपको क्या मालूम? मैं उस पार्टी को बिलोंग करता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी फॉट ऑन ऑल 90 सीट्स, और जब हमारा हार का डिफरेंस है वो दशमलव कुछ था, 0.2 या 0.3%, तो वो उनका निर्णय था आम आदमी पार्टी का चुनाव लड़ने का हरियाणा में, और परिणाम हमारे सामने है। लेकिन ये बात कहना गलत है कि कांग्रेस पार्टी झुकना नहीं जानती है। खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी जी हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं पूरी संसद में, और मैं जानता हूं कि सब लोगों को साथ लेकर, कभी कभी अपना पॉलिटिकल नुकसान करके भी हम लोगों ने गठबंधन को आगे बढ़ाया है, और आसान नहीं है, क्योंकि पूरे देश में भाजपा को एक राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई चुनौती दे सकता कोई दल, तो वो कांग्रेस है। पूरे देश भर में, हर जिले, हर राज्य में कांग्रेस पार्टी का संगठन मौजूद है, और जो बाकी स्टेट लीडरशिप्स हैं अलग अलग दलों की, उनका एक अलग महत्व है राजनीति में। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ होने के बावजूद भी बहुत स्पेस दिया बाकी दलों को साथ आने के लिए। तो मैं उदाहरण यहां पर देना चाहूंगा। एक मध्य प्रदेश चुनाव में, राजस्थान पर भी आऊंगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हुए थे 2023 में, और मध्य प्रदेश तो जीतना था तय, वहां भी जीती हुई बाजी कैसे हारी जाती है, वो कांग्रेस से सीखने की जरूरत। और उसमें समाजवादी पार्टी के साथ दिक्कत कौन है? अखिलेश वखिलेश। अब आप कहेंगे कहां से जानकारी लेकर आते हैं? रात के 1 बजे तक 2 नेता बिठाए रखे कमलनाथ ने, और उसके बाद कह दिया कौन अखिलेश वखिलेश। आप कह रहे हैं आप दरिया दिली करते हैं, आपको संदीप जी समझौता करने को तैयार रहते हैं। सिलेक्टिव मेमोरी है। आपको सिर्फ मध्य प्रदेश की हार दिख रही है, आपको सिर्फ महाराष्ट्र की हार दिख रही है, आपको नहीं दिख रहा कि उत्तर प्रदेश में जहां 80 सीटें हैं वहां 38 पे समाजवादी पार्टी 6 हम जीते हैं, जहां बोलबाला है योगी जी का, मोदी जी का, 80 सीटें, आपका भी योगदान था। अब आप उसे डिनाई करेंगे, पर गठबंधन कब जाकर हुआ? आखिरी मोमेंट पर हुआ। अरे भाई, मतलब आप आम खाने पेट गिरना है आपको? ये बताइए, वहां हम लोग 6 हमारे जीते हैं, 37 सपा के जीते हैं, भाजपा वहां राजस्थान में हम लोग 11 सीट जीत कर आए 25 में से, वो नहीं दिख रहा है आपको। तो आपको सिर्फ हार ही दिख रही है, तो आपको थोड़ा चश्मा बदलना पड़ेगा। जहां जहां हमें सफलताएं मिली हैं उसको भी आप थोड़ा अप्रिशिएट करिए। सफलताएं तो मिल रही हैं, पर वो सफलता क्या इतनी है? देखिए, एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है, थ्रेशोल्ड लेवल तो पार करना पड़ेगा ना। देखिए, आप फिर बार बार ये बताना चाहते हैं कि भाजपा जीत गई
और हम लोग हार गए। तो मैंने शुरू में कहा था आपको कि चुनाव हो गए, पीपल हैव स्पोकन, जो जनता का मैंडेट है उसको हमने एक्सेप्ट किया है, लेकिन जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं किया करती हैं। अगर हम चुनाव नहीं जीत पाए तो घर बैठ जाएंगे क्या? संघर्ष करेंगे, सड़कों पे आएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, हर चुनाव को लड़ेंगे। अब दूसरा उदाहरण संदीप जी सुन लीजिए, सरपंच से लेकर पार्लियामेंट तक जो चुनाव होगा, जो पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती है, पूरी नहीं दुगनी मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और आप देखिएगा, हार जीत तो जनता कराती है, ऊपर वाला जो करे सो करे, लेकिन हम लोग, हमारा जो दायित्व है, जो कर्तव्य है, जो जिम्मेदारी है, उसको नहीं छोड़ने वाले हैं, चाहे कुछ हो जाए। जवाब तो लेके रहेंगे, जवाब तय करके रहेंगे। और आप से सोच रहे हैं कि कोई चुनाव जीत जाता है तो फिर उसको कोई ना तो सवाल पूछ सकता, ना उसको कोई उंगली उठा सकता, ना सवाल पूछेंगे। आप तो हम पूछते हैं तो आप बोलते हो, आप रोते रहते हो, आप पूछते रहते हो, क्यों पूछते हो? नहीं, पर हमारा काम है। अपने सहयोगियों से भी तो सवाल करने लगते हो ना। आप उनकी चिंता छोड़ दीजिए। फर्जीवाल हो जाता है, फ्रॉड किंग हो जाता है, बेईमान हो जाता है। 5 महीने पहले साथ में आप, मैं आपको याद दिलाऊं, आपको गाना गा रहे थे। मोदी जी ने क्या भाषण दी बिहार में जाके नीतीश कुमार के बारे में? क्या क्या कहा नीतीश कुमार जी के बारे में? अमित शाह जी ने क्या कहा नीतीश कुमार के बारे में? दरवाजे बंद हो गए, हम कोई समझौता नहीं करेंगे नीतीश कुमार से। दर्जन बार कहा ना, फिर पलटी मार गए दोनों। मैं नीतीश कुमार जी को नहीं, वो चलो बार बार वो तो करते रहते हैं। भाजपा को क्या हुआ भाई? सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है वो। नीतीश कुमार मुझे खत्म तो करने दो एक मिनट के लिए। तो आप हमको बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के बारे में चुनाव में ये कहा, ठीक है चुनाव प्रचार था, सरकार उनकी, हमें विरोध करना भाई उनका। पंजाब में हमारी सरकार थी, उन्होंने विरोध किया। तो राजनीति में विरोध होता है, सैद्धांतिक हम लोगों ने किया, जो मुझे लगा मुद्दे चर्चा करने वाले थे। फिर आपने महाराष्ट्र में जिन अजीत पवार जी के खिलाफ आपने सब कुछ किया, फिर जब वो आपके पास आया आपने गंगाजल छिड़क दिया, वो बिल्कुल ठीक हो गए। तो ये जो काम भाजपा करती है ये नहीं दिखता आपको। हमारे कहीं 10 में से अगर एक मुद्दे पर हमारी सहमति नहीं होती, पवार साहब की, ममता जी हमारी, वो आपको बहुत अड़चन पैदा करता है, बहुत आपको दिल में दुख होता है, रात को नींद नहीं आती। लेकिन ये लोग जो करते हैं, पार्टियां, सरकारें, नेता आना जाना, को इंडिया से या एनडीए में आ गया है, एनडीए वाला को अपने सरकार, मतलब वो जो करते हैं वो सब ठीक है क्योंकि वो सत्ता पक्ष में। वो कौन कह रहा है कि ठीक है? तो वो थोड़ा जिक्र कर भी दो ना, इजहार करोगे पता पड़ेगा हमारे को कि इजहार भी करते रहेंगे और वो करते हैं हम लगातार। पर आपने एक अच्छा उदाहरण दे दिया, अजित पवार का भी आपने जिक्र कर दिया और नीतीश कुमार का भी। मुझे एक चीज बताइए, ये आइडिया ऑफ इंडिया जो कांग्रेस का है, आप लोगों का है, जनरेशन नेक्स्ट को लेकर भी, जो राहुल गांधी के सबसे नजदीकी, आप यू आर द यंग जनरेशन, जेन नेक्स्ट ऑफ द कांग्रेस, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, जितिन प्रसाद हो, आरपीएन सिंह हो, मिलिंद देवड़ा हो, आप अकेले रह गए। मैं वेट कर रहा था, आप सब छोड़कर चले गए। वेट कर रहा था कि ये सवाल आपने 20 मिनट बाद क्यों पूछा? मैं तो सोच रहा पहले पूछोगे सवाल, ये वाला नंबर 1 सवाल होगा। देखिए, हर व्यक्ति का एक राजनीति करने का निर्णय होता है, किस दल में, किस विचारधारा में उनको जाना है, और उनके निर्णय सही है गलत हैं, इसका निर्णय जनता करती है। मैं इतना कहना चाहता हूं, और जिसको जहां कंफर्टेबल है वहां रहता है। अपनी कोर टीम को आइडिया ऑफ इंडिया नहीं समझा पा रहे, या कोई ना समझा होगा, समझाने वाले में तो क्या कमी होगी, कोई ना समझना चाहे अलग बात है, लेकिन जो जहां रहे अपना काम करे। राजनीति में सबको बराबर की छूट है अपना चयन करने का, किस दल में, किस राज्य में क्या काम करना है। एंड में पब्लिक डिसाइड करती है कि वो निर्णय सही था गलत था। और जिस विचारधारा से मैं बंधा हुआ हूं, जहां मैंने काम किया, मैं वहां पर अडिग हूं, वहां पर रहकर काम कर रहा हूं और करता रहूंगा। अब उसमें सफलता मिलती है, असफलता मिलती है, ऊपर वाले के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि अंत में जो व्यक्ति, जो नेता देश के लोगों के दिल दिमाग पर कब्जा करके उन पर राज कर सकता है, उससे बड़ी कुर्सी कोई नहीं है। लोगों के जहन में आप अपना एक सम्मान अगर प्राप्त कर सकते हो, एक इज्जत अपनी पैदा कर सकते हो, एक अप्रिसिएशन पैदा कर सकते हो, वो 100 पदों से ज्यादा बड़ी है। और राजनीति में आप कितने लोग आज पदों पर हैं? कोई मंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई नेता है, लेकिन कितनों को लोग मन से चाहते हैं, मन से अप्रिशिएट करते हैं। तो वो एक कमाई है राजनीतिक कार्यकर्ता की, उसके ऊपर क्या है? आपने जो शुरुआती सवाल का जवाब दिया था, आइडिया ऑफ इंडिया क्या है कांग्रेस का खास, आपने यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता, अनेकता में एकता, गंगा जमनी तहजीब, इन सब बातों का जिक्र किया। आजकल एक और नैरेटिव भी गढ़ा जा रहा है। अब तो बात यहां तक आ गई कि उर्दू भी, ये जबान, ये तो मुगलों की है, कठमुल्ले शब्द की सब कठमुल्ले बनाए जा रहे हैं। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। एक
बाकायदा पूरे समाज को, एक समुदाय को, लगभग 20 करोड़ लोग मुसलमानों को राजनीतिक रूप पर अछूत और अनाथ भी बनाया जा रहा है। पर क्या कांग्रेस पार्टी, मुख्य विपक्षी दल, खुलकर अब बोल भी नहीं पा रहा है, क्योंकि दौर मुस्लिम तुष्टीकरण का नहीं, अब हिंदू तुष्टीकरण का आ गया। आप भी चुनावी हिंदू बन चुके हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है किसी भी समाज को, चाहे वो हिंदू मुसलमान हो, चंद लोगों के स्टेटमेंट से उस पूरे समाज को पेंट कर देना, वो चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो। और जिन वाक्यों का आपने प्रयोग किया वो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। और कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता बोलते तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन बड़े जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग अगर इस प्रकार की बात करते हैं, कटोगे बटोगे, और आपने जो कहा, जिस शब्द का प्रयोग किया, वो राजनीति में धर्म और अपनी आस्था के नाम पर वोट बटोरना मैं सही नहीं हो सकता है कुछ हद तक वो कामयाब हो जाएं, लेकिन अधिकांश भारत के लोग आपस में टकराव और कड़वापन नहीं चाहते, आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाना नहीं चाहते, मजहब के नाम पर लोग एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करें, ऐसा देश की जनता नहीं चाहती। कुछ एलिमेंट होंगे जो चाहते होंगे, उनको कुछ फायदा मिलता होगा, लेकिन अधिकांश लोग, इस देश का इतिहास इस बात का गवाह है कि सब मिलकर रहना चाहते हैं। और अगर कोई नेता, कोई सरकार या कोई दल उस खाई को बड़ा करना चाहता है, घाव को और हरा करना चाहता है, तो देश का कल्याण नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आप एक बार का चुनाव जीत जाओ, दो बार आप जज्बात में लोगों का वोट बटोर लो, लेकिन इस देश में जहां अर्थव्यवस्था बेहतर चले, निवेश हो, रोजगार उत्पन्न हो, लोग अमन चैन से रह सकें, आप बहुत आमदनी कर रहे हैं, लेकिन आपके आसपास आग लगी हुई है, कौन आके आपसे मिलेगा, कौन निवेश करेगा, कौन आपको दाद देगा, कौन आपकी बड़ाई करेगा? तो ये जो हमारे देश की वास्तविकता है, और ये खूबी मैंने शुरू में कहा आपको, आपने कहा आइडिया ऑफ इंडिया क्या होना चाहिए, मैं बोल सकता था इतने ट्रिलियन डॉलर होनी चाहिए, इतने यूनिकॉर्न होने चाहिए, इतना हम लोगों को चांद पे जाना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन जिस घर मोहल्ले में हम रहते हैं, जिस प्रदेश में हम रहते हैं, वहां पर अगर हमारे हमदर्दी नहीं है, एक दूसरे के त्योहारों में, शादी ब्याह में हम जाएंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, प्यार मोहब्बत बांटेंगे नहीं, तो फिर ये विकसित होना, उसका क्या लाभ है? पर ये खुलकर कहने में अब गुरेज खुल के होने बोल लगा रहा है हूं क्या? आपको, आप खुलकर सब बोल रहे बोलते हैं। हैं, नहीं नहीं, बात मैं इसका मैं कोई भी बात बिना किसी तथ्य के पूछता ही नहीं हूं। क्या अब कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल, मैं 3 उदाहरण आपको देता हूं। तृणमूल ने 2014 में 24 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे लोकसभा चुनाव में, इस दफा वो रह गई संख्या सिर्फ 6। समाजवादी पार्टी जो 26 से 28 उम्मीदवार उतार रही थी, वो 4 उम्मीदवार उतारती है, मुस्लिम उम्मीदवार। ये देश का दुर्भाग्य है कि हमें गिनती करनी पड़ रही है कि कितने मुसलमान। नहीं, ये गिनती जरूरी हो गलत जाती है है ना, गलत 16% अगर है, अरे कम से कम भाई आप प्रतिनिधित्व दो, बीजेपी तो उनको संदीप जी उतारने मेरी को बात तैयार सुनिए, नहीं। किसी भी दल को छूट है, जीतने वाला उम्मीदवार कौन है उसको टिकट देना चाहिए, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है उसने एक नीतिगत फैसला लिया है कि हम एक समुदाय को टिकट नहीं देंगे। आप भी तो उसी राह पर चल पड़े। किसने कह दिया आपको? आप किस टिकट गलतफहमी के का शिकार हैं बंटवारे में आप? उनको कम टिकट दे रहे हैं किस गलतफहमी कि का भाई ये शिकार तो हैं आप? हमारे छोड़ पास दीजिए, आएंगे ही नहीं, बीजेपी मैं को तो बाकी जाना दलों की नहीं, बात नहीं करता तो हूं, हमें खड़े भी करने की संदीप जी, जरूरत नहीं। बाकी पार्टी के बारे में मैं नहीं बोलता हूं, मेरा जो दल है मैं जानता हूं, व्यक्ति कर्मठ है, कांग्रेसी है और जीतने वाला है, हम लोग देते हैं। वो महिला है, पुरुष है, हिंदू है, मुसलमान है, फर्क नहीं पड़ता, जीतने वाला होना चाहिए। हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम यहाँ आश्रम नहीं खोल रखा कि आप टिकट, लेकिन जीतने वाला होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ वो है कि साहब हारे चाहे जीते हमें देना ही नहीं है, संकेत देने के लिए ना। एक एलिमेंट है इस देश में जो इस तरह की उग्र राजनीति को प्रोत्साहित करता है, जो धर्म के नाम पर अपनी अपनी रोटियां पकाते हैं। ऐसे लोग हैं, वो भी देश का हिस्सा है। मैं तो उनसे भी मेरे को कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि हर तरह के लोग होते हैं, बागीचा सब तरह के फूल हैं। लेकिन ये जो जिम्मेदार पद पर व्यक्ति है, जो सत्ताधारी दल है या गवर्नमेंट है, अगर आप भी उस शॉर्टकट का रास्ता अपनाएंगे और अपने व्यक्तिगत पॉलिटिकल सीमित लाभ के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देना चाहते हैं, जहां ये जख्म और जहर बहुत लंबे फैल जाएं और पीढ़ियों तक लोग उस पर उसका ब्याज देते रहें, ये गलत होगा। जब देश का बंटवारा हुआ था, कितने साल लग गए थे हम लोगों को संभलने में, और जब देश हम इस मुकाम पे पहुंच गए हैं, हमारा ग्रोथ हो रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं, सब लोग आज हम हिंदुस्तान आज एक आदर्श देश क्यों बनता जा रहा है? किसी सरकार की वजह से नहीं, यहाँ के लोगों की वजह से, यहाँ के संप्रदाय की वजह से, यहाँ के लोगों की जो मेहनत लोगों ने की है, जो आविष्कार लोगों ने किए हैं, जो किसानों ने पैदावार करी है। यहाँ भूखे नंगे लोग थे 47 में, देश के लोगों ने मेहनत करके देश को बनाया है। आज देश का कोई मंत्री प्रधानमंत्री बाहर जाता है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, इसलिए इज्जत मिलती है उनको, कोई दल और पार्टी देख के शक्ल देख के नहीं मिलती है। तो ये कहना कि देश विकसित हो रहा है लेकिन इतने को टिकट आपने नहीं दिया, इतनों को टिकट उन्होंने दे दिया,
ये सोच बदलनी नहीं, पड़ेगी। नहीं, मैंने जो सवाल पूछा था आपसे, एक आप पर लगातार आरोप लगता है मुस्लिम तुष्टीकरण की, एक पूरा दौर चला। अब ये हिंदू तुष्टीकरण का आ गया है क्या? गाहे बगाहे आपको भी ये दिखाना है कि हम भी हिंदुओं के साथ हैं तो मुसलमान की बात कम की जाए। अरविंद केजरीवाल तो बिल्कुल नहीं बोले, 5 सालों से उन्होंने आवाज बंद कर दी, पर तब भी सबसे ज्यादा मुसलमानों को उनको वोट देना पड़ा। तो भाई ये मजबूरी है कि बीजेपी को देंगे नहीं, हमें तो देंगे ही, तो इनकी बात करो ना करो। मैं तो आपकी चर्चा और आपकी राजनीतिक जो सोच है, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि आप ले देखिए वहीं चर्चा करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद। अरे छोड़ दीजिए भाई, ये देश बहुत बड़ा है, सबका है। और कांग्रेस जिस दल का मैं हूं, सबके हैं, ईसाई, जैन, सिख, हिंदू, मुस्लिम, क्या फर्क पड़ता है? देश के नागरिक होना चाहिए। और हम लोग अपनी राजनीति करते हैं मुद्दों को लेकर, लेकिन आप लोग कहना चाहते हैं कि सपा ने इतने टिकट कम दिए, इतने प्रतिशत मुसलमान, इतने ईसाई हैं। ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। आप बोलिए इस देश में बेरोजगारी क्यों है, इस देश में यहां सिलेंडर 1000 रुपए का क्यों बिक रहा है? आपको पूछना चाहिए कि यहां इस देश के नौजवान दर दर क्यों भटक रहे हैं। ये कॉमन एजेंडा क्या विपक्ष को नहीं देना चाहिए? आपका कोई चेहरा नहीं हमारा होना एजेंडा चाहिए? हमारा आपके एजेंडा हिंदू गठबंधन का? मुसलमान नहीं है। पहली बात, आपके इस विचार का कोई सब चेहरा, चेहरे आ जाते हैं, कोई कमी नहीं सचिवालय है। होना एक चाहिए। से एक बड़े बड़े हमारे चेहरे हैं और मिलकर चुनाव हम लोग लड़ते हैं। आप चिंता छोड़ दीजिए, जब मैंडेट नहीं, मिलेगा, मुझे जब कोई मैंडेट चिंता मिलेगा नहीं। संदीप जी, तो ऐसा शानदार चेहरा सामने आएगा, आप सब उसकी तालियां बजाएंगे। लेकिन आज बात चेहरे की नहीं है, आज ये कि एक मजबूत विपक्ष की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। देश के लोग उम्मीद करते हैं, तो जो लोग मजबूती सहमे में हुए पहले हैं, जो लोग गरीब एकजुटता तो हैं, जो होनी लोग चाहिए। आखिरी अंतिम पंक्ति में खड़े हैं, जिनको आज 2 जून की रोटी नहीं मिल रही है, जिनके बच्चे पढ़ लिखकर धक्के खा रहे हैं, उनकी आवाज कौन उठाएगा? पर उसके लिए जो किसान एकजुट होना आत्महत्या कर चाहिए रहे हैं। ना। अरविंद केजरीवाल कहते हैं, सत्ताधारी मैं दल बाकी को लोगों बोलना से चाहिए मिलकर कि किसान आत्महत्या कांग्रेस क्यों को कर बाहर रहे हैं। निकाल दूंगा। कांग्रेस के बड़े नेता राजीव शुक्ला कहते हैं कि वो हमारे साथ रहेंगे नहीं, हम अभी तय करेंगे। आप चिंता छोड़ दीजिए, अरविंद केजरीवाल जी क्या बोल रहे हैं, ममता बनर्जी क्या बोल रही है, वो हम संभाल लेंगे उसको। लेकिन एज यूनाइटेड ऑपोजिशन जिन मुद्दों को सबको चर्चा करनी चाहिए, फॉरेन पॉलिसी पे करनी चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी पे करनी चाहिए, किसान आत्महत्या पे करनी चाहिए, इतने फ्रॉड हो रहे हैं उसको कौन रोकने वाला है। और ये जो एक तरफा जो आप सोचते हैं कि सरकार में जो बैठ जाता है उसको फिर खुली छूट है सब कुछ करने की, ऐसा नहीं है। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे तो कांग्रेस के पास 420 सांसद थे, 420, और 2 भाजपा के थे। कभी सुना आपने राजीव गांधी जी को बोलते हुए कि मैं भाजपा मुक्त कर दूंगा देश को, या विपक्ष मुक्त कर दूंगा देश को? ये क्या राजनीति है ये? आप टकराव करना चाहते हैं, आप विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं, आप कांग्रेस मुक्त देश बनाना चाहते हैं। ऐसा ठीक है सोच क्या? आप चुनाव जीतिए, आप काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, जवाब तो देने पड़ेंगे। और कांग्रेस या विपक्ष को कोई समझता है कि मैं पूरा हजम कर जाऊंगा, खत्म कर दूंगा, तो उस दल को सोचना चाहिए कि ये चक्र है समय का और ये घूमेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। नहीं, पर आपने एक दो अहम जो बात कही उसको मैं थोड़ी और चाहूंगा कि आप तफसील में इस पर बात करें। जो असल सरोकार हैं, मसाइल हैं, देश के जो मुद्दे हैं, क्या वो कहीं हाशिए पर जाते घूम रहे हैं? आर वी लिविंग इन अ पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड? कुछ बस टेम्पलेट्स बन गई हैं और उसी के इर्द गिर्द सारा विमर्श हो रहा है, देश का सारा विचार हो रहा है, पूरा आइडिया ही उस तरफ गढ़ा जा रहा है। मुझे लगता है कि आप सही बोल रहे हैं। अभी मणिपुर के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, इतना हाहाकार मचा, वहां पर बलात्कार हुए, हत्याएं हुई, संघर्ष हुए, हजारों लाखों लोग परेशान रहे, इस्तीफा नहीं दिया उन्होंने। इस्तीफा दिया, उस दिन के बाद एक कोई यूट्यूब पे कुछ बोलते हैं सज्जन, उनके ऊपर चर्चा शुरू हो गई, तो पूरा हेडलाइन मैनेजमेंट हो गया कि उस पर चर्चा मणिपुर में नहीं करनी है कि मुख्यमंत्री ने क्यों इस्तीफा दिया। अविश्वास हम रूस और यूक्रेन के बहुत से चैनल चलाते हैं, युद्ध रुकवा सकते हैं, मणिपुर में हिंसा नहीं रुकवा पाए। मैं कहना चाह रहा हूं आपको कि देश की जो ज्वलंत और मुद्दे हैं जिनकी चर्चा होनी चाहिए, उस पर नहीं हो पाती है, क्योंकि अधिकांश सत्ताधारी लोग चाहते हैं कि हेडलाइन मैनेजमेंट कर दीजिए कि ये मुद्दा चर्चा में नहीं आया तो एक और सुखा पर छोड़ दीजिए। और पब्लिक जो देखती है टेलीविजन में, अखबार में, मोबाइल पे, यूट्यूब में, अब उसमें चर्चा चल जाती है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या है कि वापस मुद्दे को लेकर आए और उस मुद्दे पर चर्चा करें जो देश को प्रभावित करता है। अब इतने फ्रिंज वाले मुद्दे बन जाते हैं, चर्चा हो जाती है, उस पर लोग लगातार पूरा ध्यान आकर्षित हो जाता है, लेकिन फ्रिंजेस बिकम द मेन स्ट्रीम। Unfortunately, that is true, and that should not happen. It is our job as opposition to make sure that people's matter, जो इशू जनता को प्रभावित कर रहे हैं, we must take up those issues, and it's government's job to be answerable. You can't hide behind the fact हमें majority मिल गई, हम चुनाव जीत गए हैं। क्या तोप चल गया चुनाव जीत गए? हार जीत ही अकेला पैमाना नहीं होना चाहिए, पर वो पैमाना है ना, उसको नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। मैंडेट है गवर्न करने का, मैंडेट मनमानी करने का नहीं है। आप
विपक्ष को इग्नोर करें, चर्चा संसद में ना करने दें, एक आक्रामक रवैया अपनाएं, भारत की तमाम एजेंसीज को विपक्ष पर डाल दीजिए, ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को, जो है पुलिस पीछे पड़ी विपक्ष के, और सत्ताधारी दल जितने नेता हैं वो सब दूध के धुले हैं, कभी कोई जांच भी नहीं होगी उनकी, और जांच हो रही हो और दल बदल ले तो बिल्कुल पाक साफ हो जाएगा। तो ये तो ट्रेंड लोग देख रहे हैं, जनता नहीं देख रही इस बात को, सब देख रहे हैं। आपने राजीव गांधी का जिक्र किया कि इतना भारी बहुमत मिला पर कभी किसी को खत्म करने, अस्तित्व से बिल्कुल नेस्तनाबूद करने की बात नहीं की गई। आपके पिता भी राजेश पायलट साहब उनके बड़े नजदीकी थे, कैबिनेट में मंत्री भी रहे। राजेश पायलट का आइडिया ऑफ इंडिया 80-90 के दशक का और सचिन पायलट का आइडिया ऑफ इंडिया, उसमें कितनी निरंतरता है और कितना बदलाव भी आया है या नहीं आया? हर पीढ़ी के सामने अलग चुनौतियां होती हैं। जिन लोगों ने देश को आज़ाद कराया 47 के बाद, जिन्होंने शासन किया, उनके जहन में उनके आसपास एक अलग तरह का देश था और उनको अलग तरह के चैलेंजेस को मीट करना था। साधन सीमित थे, कम लोग शिक्षित थे, उनको अलग चैलेंज थे। फिर 80, 70, 90 के दशक में अलग चैलेंजेस थे। आपने मेरे स्वर्गीय पिताजी के बारे में बात करी, वो तो वायुसेना में फाइटर पायलट थे, नौकरी छोड़ के उन्होंने राजनीति आए। राजनीति में आपको क्या विचार बताते थे भारत का? भाई वो तो ये उनका ये मन था कि जिस जगह से निकलकर वो आए हैं, जिस किसान घर में पैदा हुए थे, वो तो चाहते थे कि किसान को समृद्ध कैसे किया जाए। उनका जो पॉलिटिकल एजेंडा मुझे लगा 20 साल की राजनीति में, वो जो गरीब किसान है, जो बहुत 2 बीघे में खेती करता है, उसको हम कैसे साधन संपन्न कर सकें, उसको उसकी बेटी के ब्याह के लिए कर्ज ना लेना पड़े, उसको आर्थिक मदद कैसे पहुंचे, ये उनका मोटा मोटा मुझे लगा 15-20 साल तक मेन उद्देश्य रहा। बाकी देश में और चर्चाएं होती हैं और मुद्दे आते हैं, लेकिन उनका जो मुझे लगा पॉलिटिकल एजेंडा वो रहा शुरू से लेकर अंत तक। पर वो एजेंडा आज क्या पूरा फॉलो नहीं? उसके बाद 90 का दशक आया। जगजीत सिंह डल्लेवाल, मैं यहाँ पर उनका जिक्र करना चाहूंगा। 70 साल के किसान, स्टेज 4 का कैंसर, 90 दिन हो चुके हैं, वो खाना नहीं खा रहे हैं। अब मेडिकल एड तो लेनी शुरू कर दी, ट्रिप वगैरह लग रही हैं, सरकार बात नहीं करती। 27 रुपए प्रतिदिन किसान की विशुद्ध किसानी से आय है। ये मेरा आंकड़ा नहीं, एनएसएसओ का आंकड़ा है, पर इसकी चर्चा नहीं होती है। संदीप जी, संवादहीनता, संवेदनहीनता तो है ही, चलो संवादहीनता भी है। आप चर्चा, संवाद, डिबेट, डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं, आप विपक्ष छोड़ दीजिए, कोई संगठन भी हो, अगर आपकी विचारधारा का नहीं है तो या तो बॉयकॉट होगा, या उस पर छापा पड़ जाएगा, या उसकी दुकान बंद हो जाएगी। तो ये जो रवैया है, ये अच्छा रवैया नहीं है, ये एक बहुत अग्रेसिव लोगों को डोमिनेट करने का रवैया है। लेकिन मैं अंत में कहना चाह रहा हूं आपको, जो आपने आज की जनरेशन की बात, 2025 में एक अलग तरह का भारत बना है और यहां पर एक एस्पिरेशनल भारत है। यहां के जो मिडिल क्लासेस हैं, जो लोअर मिडिल क्लासेस हैं, उन्होंने अब दुनिया देख ली मोबाइल से, उनको मालूम है हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पोटेंशियल क्या है। तो हम लोगों की आज जिम्मेदारी ये है कि हम लोग नई पीढ़ी को कितनी ज़्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं, ये हम लोगों के लिए चैलेंज है। अब किसानी भी है, निवेश भी है, सब कुछ है, लेकिन उद्योग भी है। लेकिन यंग जनरेशन जो शिक्षित है, जो आज दुनिया के किसी भी नौजवान से कंपटीशन कर सकते हैं, उनकी प्रतिस्पर्धा सिर्फ बम्बई दिल्ली में नहीं है, उनका कंपटीशन दुनिया के लोगों से है। तो उनको वो हम स्किल सेट्स दें ताकि दुनिया के लोगों के साथ वो compete कर सकें। ये हमारी जनरेशन में जो लोग राजनीति स्किल सेट दी जा रही है या बस स्टार्टअप्स का जिक्र करके बात को आप विराम लगा दिया जाता है चर्चा पर? छोटे शहरों में जाइए, लोग आज भी डिप्लोमा लेके अपना सड़कों में घूम रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार का निवेश, जिस प्रकार के सपने लोगों ने देखे हैं, उनको अगर हमें साकार करना है तो बहुत कुछ करना बाकी है। और मेरी अंतिम चिंता यह है, गांव और शहर में जो खाई बढ़ गई ना अमीर गरीब की, वो बहुत चिंता का विषय है। अच्छी बात है, लोग खरबपति बन रहे हैं, करोड़पति बन रहे हैं, लेकिन जो लोग गरीब थे वो और गरीब होते जा रहे हैं। तो जो खाई है वो बहुत बढ़ गई है और ये विभाजन इतना ज्यादा फैलेगा, उतना उसको टापना मुश्किल हो जाएगा अंत में। ये जो अमीरी गरीबी की खाई की आप बात कर रहे हैं, देखिए एक हकीकत ये भी है, हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। विकास दर जो है हमारी सकल घरेलू उत्पाद की, दैट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड, पर प्रति व्यक्ति आय में हम 142वें नंबर पर भी हैं। अगर आप 25,000 रुपए प्रति माह कमा रहे हैं तो दरअसल आप टॉप 10% ऑफ द पॉपुलेशन में आ जाते हैं। और एक दिलचस्प आंकड़ा यह है कि सरकार ने EWS जो कैटेगरी है, वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन,
8 लाख रुपए की आपकी आमदनी हो साल की, यानी कि 67,000 रुपए महीना आप ले रहे हैं, तो आप इकोनॉमिकली वीकर हैं, पर 25,000 कमा रहे हैं तो टॉप 10 में है। ये हकीकत है। हाँ, और बड़ा दुर्भाग्य है कि 25,000 रुपए क्या है आजकल, जिसको 2 बच्चे पालने हैं, स्कूल की फीस देनी है, यूनिफॉर्म खरीदनी है, साग सब्जी खरीदना है, वो अपना घर नहीं चला पा रहा है, उसको पीड़ा है। तो हम तो चाहते हैं इन इश्यूज पे हम डिस्कशन करें, पार्लियामेंट के अंदर कोई रास्ता ढूंढें, सरकार को सुझाव दें, देखो बात तो करे कोई, चर्चा करने को तैयार नहीं है। नहीं, आइडिया ऑफ इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड की जब हम बात करते हैं, 35 साल से नीचे हमारी 65% आबादी है, वो डेमोग्राफिक लायबिलिटी ना बने, ये आइडिया का हिस्सा होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं आपको, अगर सरकार कोई भी सकारात्मक चर्चा, निर्णय या डिसीजन लेना चाहती है इस संदर्भ में, हम सब उसके साथ हैं। लेकिन मेरा जो ग्रीवेंस ये है कि जो आप कह रहे हैं आइडिया ऑफ इंडिया, और बड़ा आप अच्छी तरह उसको पेश कर रहे हैं, जो लोग सरकार को चला रहे हैं उन्हें कोई परवाह नहीं है, वो तो चुनाव जीतना और सत्ता में आना। बाकी जिन इश्यूज को मैंने आज रेखांकित किया, उस पर कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं है मुझे लगता है। और हमारी जिम्मेदारी है, मैं फिर कहना चाहता हूं, विपक्ष में बैठकर हम चाहते हैं कि डिबेट हो, चर्चा हो, रास्ते निकलें, समाधान निकलें, हम उसमें कंट्रीब्यूट करने को तैयार हैं। पर उसके लिए सत्ता जरूरी हो जाती है। देखिए, आपकी बात लिमिटेड एक्सटेंट तक वो सही है कि कोई भी सिर्फ चुनावी हार जीत सब कुछ तय नहीं करेगी, पर बहुत कुछ तय भी करती है। वो सत्ता सुख जब तक ना हो, आप वो अफर्मेटिव एक्शन जो है लोगों के लिए, वो करने में आप कब तक बाहर बैठकर बोलते रहेंगे? राजस्थान में हालात कैसे हैं? राजस्थान में हम लोग विपक्ष में हैं, लेकिन हम लोग अच्छा संख्या बल हमारा है, 200 में से 70 विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं। 1 साल सरकार को पूरा हुआ है, अभी 4 साल का समय बाकी है, लेकिन वहां पर भी हम बड़ी मुस्तैदी से इश्यूज को उठा रहे हैं और सरकार से जवाब मांग रहे हैं। और मुझे लगता है कि 1 साल में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि उस प्रदेश में भाजपा नहीं कर पाई सरकार में रहकर। तो वो वहां पर आइडिया ऑफ यूनिटी भी काम कर रहा है कांग्रेस में? पूरी तरह काम कर रहा है। आपस में ये एक दूसरे की आरोप प्रत्यारोप, आपके और जादूगर अशोक गहलोत के बीच जो खलिश थी, वो जग जाहिर है। इतनी पुरानी बातों को याद कर रहे हैं आप तो आगे की तरफ देखिए ना। तो आगे वो पुरानी बातें हो गई, ठीक हो गई। हम कैसे मिलकर अब तक देखिए, बहुमत लेकर आएंगे? तो नहीं बने या जख्म भर गए, मरहम पट्टी मैंने हो गई। फिर कहा, आपको फिर याद दिलाता हूं, हाँ। किसी के साथ भी व्यक्तिगत इशू कभी होता ही नहीं और होना भी नहीं चाहिए। आपने को जिक्र किया राजस्थान का, राजस्थान में हम लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया, दुर्भाग्यवश हम सरकार नहीं रिपीट कर पाए, लेकिन अब 4 साल का समय है, संगठन मजबूती से काम कर रहा है और मिलकर सबको साथ लेकर, जनता को साथ लेकर चलेंगे और 4 साल के बाद ऊपर वाले ने चाहा तो सरकार बनाएंगे। आखिरी सवाल, कांग्रेस के आइडिया ऑफ इंडिया एंड आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स में आप कुछ बदलना चाहेंगे? निरंतर हम पिछले 11 साल से विपक्ष में हैं और मुझे लगता है कि हम लोग, जो हमारा वोट है, वोट शेयर है, उसमें हमें इजाफा करना चाहिए और करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोगों को और आउटरीच करनी पड़ेगी। हम वेट नहीं कर सकते कि जनता थक के हमारे पास आ जाए, हमें उनके पास जाना पड़ेगा, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, सब लोगों को। और उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले मीटिंग दिल्ली में भी हुई थी, एक रोड मैप तैयार किया है और 2025 जो साल है उसको हमने संगठन के लिए एक तरह से रखा है, ताकि हम अपने संगठन को, कार्यकर्ताओं को मजबूत रखें। क्योंकि अल्टीमेटली दल सरकार बनाता है, सरकारें दल नहीं बनाती हैं। तो अगर दल मजबूत रहेगा, कार्यकर्ता मजबूत रहेंगे, तो निश्चित रूप से वो होगा जो आपने कहा। और मैं अंत में कहना चाहता हूं, टुडेज ऑपोजिशन इज टुमारोज गवर्नमेंट। ये हर जगह लागू होता है, इसको हमें याद रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन पायलट। सीधे सवाल थे, सीधे जवाब मिले हैं। आइडिया ऑफ इंडिया में विपक्ष का आइडिया, वो विचार हमने आपके सामने पेश किया। और लोग भी आने वाले हैं मंच पर। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच संदीप जी, एंड थैंक यू सो मच मिस्टर पायलट। आप बिल्कुल कंबल डाल के मत सोइए। द आइडिया ऑफ इंडिया हैज ऑलवेज अलाउड फॉर डाइवर्जेंट ओपिनियंस एंड व्यूज। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, लेडीज एंड जेंटलमैन। अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर श्री सचिन पायलट. May I request Prashant Chakravarti, Chief Financial Officer, ABP Network, and Shri S.B. Singh, Director, Indira Gas and Petroleum Private Limited, to kindly join us on stage and present Mr. Pilot with a memento from ABP Network. जोरदार तालियां एक बार फिर for Shri Pilot, and a session that has told us that Indian democracy is well and alive. बहुत बहुत धन्यवाद श्री सचिन पायलट. संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद for a brilliant session. Thank you.
Ladies and gentlemen, with that, we are taking a 30-minute lunch break. We hope to see you back very, very shortly.